देखिए जी, कहानी कैसे बिल्ड होती है, बिल्ड ऐसे होती है कि दुनिया में हुआ ये कि अगर हम प्री मॉडर्न सोसाइटीज की बात की करें या मिडिवल टाइम जिसको हम कहते हैं, हम उसकी बात करें तो उस जमाने की सोसाइटीज जो थी बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल सोसाइटीज थी। क्या थी बेटा? थियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? वो बहुत ज्यादा रिलीजन को प्रमोट करती है। यानी कि अगर आसान अल्फाज में बोलूं तो उस दौर की सोसाइटीज के अंदर क्या होता था कि जो बादशाह होता था उसके साथ चर्च का एक बंदा होता था। पॉप की कोई बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। और एक्चुअल में होता यह था कि जो रिलीजन ने कह दिया वो कह दिया। और जो किंगडम होती थी, जो किंगशिप होती थी, वो भी दरअसल क्या कर रही थी? वो भी दरअसल रिलीजन का सहारा लेके आगे बढ़। ठीक है। कहा जाता था कि बादशाह जो है वो खुदा का साया है। बादशाह ने जो कह दिया वो खुदा का हुक्म है, भाई मानना पड़ेगा। सही है। तुम ये देखते होगे कि बहुत ज्यादा मिडिवल टाइम के अंदर जो चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटी हो, वहां पे रिलीजन का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा। सही है। मुस्लिम के बाद भी कैलिफेट थी। सही है। जंगें भी रिलीजन के नाम पे उतनी क्रूसेड्स होती हैं। क्रूसेड्स का मतलब है सलीबी जंगें। सलीबी जंगें का मतलब है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान लड़ी गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सलाउद्दीन अय्यूबी वाली जंग, इन तमाम क्रूसेड्स को कहा जाता है। ठीक है। तो उस दौर में जो पॉप होता था ना, वो एक बड़ा कोई सेंट्रल स्टेटस रखता था। सही है। और उसकी अप्रोच को जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। और भाई वो उसकी जो पावर थी वो अनइमेजिनेबल पावर थी उसकी। आप तो चुप करके सुन लेना मेरी बात। उस जमाने में ज्यादा होती थी ना, बादशाह से ज्यादा बड़ी बात थी उसकी। और बहुत सही नहीं। अब हुआ क्या? कहानी चेंज हुई। कहानी क्या चेंज हुई? दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रेशनल अप्रोचेस बिल्ड होना शुरू आफ्टर, पर्टिकुलरली आफ्टर द 1760। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। दुनिया ने कहा कि भाई ये जो चर्च है या रिलीजन है, इसको आपने जो अनक्वेश्चनेबल पावर दी हुई है, ये पावर का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। सही है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन से पीछे रखने की, सोसाइटी का फोकस रिलीजियस आइडियाज में फंसाने की। सही है। तो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक अप्रोच बिल्ड होती है, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन की अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा? जिस रेशनलाइजेशन का मतलब है कि यू आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड साइंस। यानी कि आप दुनिया की चीजों को साइंटिफिक या फिर लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करें। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर सेकुलराइजेशन की मूवमेंट बढ़ी। क्या करेंगे डेमो लेके यार? और कौन सा डेमो लेंगे? आपने चिल करना है, बैठे तो मसला। अच्छा। तो अब होता क्या है कि दुनिया, अब यहाँ तो समझ में आ गई बात। अब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई रिलीजन, बहुत सारे लोगों को, फिलोसफर्स को लगता था। अब देखो मसला क्या था? मसला ये था कि चर्च हो गया, क्रिश्चियनिटी के अंदर, मुसलमानों के अंदर उनकी अपनी पर्टिकुलर कैलिफेट थी। कोई भी चीज अगर कैलिफेट के खिलाफ होगी तो वो रिलीजन के खिलाफ तस्वुर की जाएगी। सही है। यानी कि मैं आपको बड़े नेक्स्ट लेवल कहानी सुनाता हूँ। भाई कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, माजरत है, मैं पहले बताऊँ। भाई हुआ क्या, मैं आपको बड़ी कोई तारीख की किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, तारीख में लिखा हुआ है। किसी को मसला हो तो आगे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, रेफर कर दूंगा। सही है। इब्ने कसीर रेफर कर रहे हैं। सही है। तो जाहिर सी नहीं नहीं नहीं, क्यों लोगों, सीधी सी बात है, जो बात सच है सच है। भाई हुआ ये कि इस्लाम के अंदर ही बड़े मजे की कहानी। ठीक है। मजे की कहानी ये थी, हॉली प्रॉफिट से पहले से, ठीक है, मक्का के अंदर दो बड़े ट्राइब्स, बनु उमैया, उमैया जिनको कहा जाता था, बनु हाशिम कहा जाता था। अब उमैयद को प्रॉब्लम ये थी कि नबूवत जो थी, जो प्रॉफिट था, वो आया बनु हाशिम के पास। तो एक जो राइवलरी थी वो मौजूद रही। जबकि हॉली प्रॉफिट ने पूरी कोशिश की है किसी तरीके से जो है मैं मामला को सॉर्ट आउट कर लूं। सही है। तो अब तभी ये हुआ कि जब फतह मक्का होता तो हॉली प्रॉफिट कहते हैं कि जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ली, मैंने उसका मान ली। ठीक है। जबकि अबू सुफियान बहुत बड़ा कल्परेट रह चुका था वो। ठीक है।
अब जरा समझिएगा, नहीं कि उसने भाई पूरे वो जनरल ऑल्सो, तो जाहिर सी बात है। अब गेम समझना क्या, हॉली प्रॉफिट को पता था कि भाई ये मसाइल हो सकते हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट खानदान है। हुआ ये कि कैलिफेट होते होते हजरत उस्मान के पास जाती है, तो वो बनु उमय्यद का जो कंट्रोल था वो बढ़ना शुरू हो गया। सही, वो कंट्रोल बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, आप कुछ भी कर लो, कह लो कि भाई उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन एक बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते, दे आर हेल गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। डंडा करना उनको बहुत अच्छा आता है। सही है, वो दे नो हाउ टू, यानी कि कोई भी राइवलरी को, रेबेलियन को कंट्रोल बड़ा अच्छा करते थे। एग्जैक्टली। तो अब हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता उस्मान के दौर के अंदर उमैयद के पास आहिस्ता सा कंट्रोल आना शुरू हो गया। अब वो चीज जो एक्सट्रीम लेवल पे गई, वो गई तब जब हज़रत अली की शहादत होती है, और फिर जो है क्या कहते हैं, जो अमीर माविया थे, ठीक है, वो सीरिया में चले जाते हैं, और इमाम हसन जो यहाँ पे होते हैं, फिर वो एक सिलसिला चलना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तारीख के अंदर बताता हूँ, जो बड़ा नेक्स्ट लेवल की कहानी होती है कि भाई कोई भी कैलिफ होगा ना, उसको पूरी जितनी पॉपुलेशन है उनको वहां पे बैक करना, बैक करने का मतलब है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर। अब वहां से इसको कहते हैं जो उर्दू में कहा जाता है खिलाफत और मलूकियत। मलूकियत का मतलब होता है किंगडम। इस्लामिक कैलिफेट से मलूकियत यानी कि किंगशिप में कन्वर्ट इस पॉइंट पर होती है कि जब अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद बिन माविया के ऊपर तलवारों और तीरों के साये के अंदर बैत करवाई। उनको जो जमाने के इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं बैठ के, ये तो आप कैलिफेट के उसूल के खिलाफ है। कैलिफेट का मतलब है जो मोस्ट कैपेबल बंदा होगा वो जाएगा, जो शूरा होगी वो फैसला करेगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को, फिर यजीद बिन माविया ने क्या कारनामे अंजाम दिए वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे समझना, अगर कोई बंदा वहां पर डिसएग्री करता कि भाई मैंने इस बंदे को मैंने नहीं देना, तो क्या होता, वो एंटायर रिलीजियस कंसिडर किया जाता। एंटायर यानी कि एंटायर स्टेट एक्ट में कंसिडर्ड एज एन एंटायर रिलीजन। एक साथ समझ आ गई बात, यहाँ से समझ। अब हुआ क्या, ये चीज जिस तरह से इस्लाम के अंदर थी और बहुत सारे भंड हो रहे थे, वैसे ही क्रिश्चियनिटी की साइड पे भी हो रहा था। बाइजेंटाइन एम्पायर हो गई, इन सारे एम्पायर्स के अंदर जिस तरह से इस्लाम, मैंने आपको इस्लाम जिसकी एग्जांपल दूंगी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इंसिडेंट है। फिर जब 1760 के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेशनलाइजेशन की मूवमेंट आई, तो सेकुलराइजेशन के आइडियाज बिल्ड होना शुरू हो गया कि भाई रिलीजन एंड स्टेट शुड बी डिफरेंट एंटिटी। रिलीजन एंड स्टेट शुड बी, ये एक एक्चुअली जो सेकुलराइजेशन का बेसिक मोटिव है ना, वो ये है कि देयर शुड बी नो, हाँ देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस आइडियाज ऑन स्टेट अफेयर्स। दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, उनकी तो आग लग गई भाई, जाहिर सी बात, क्योंकि उनकी पावर ही खत्म हो गई। आज भी दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं वो क्या चाहते हैं, इसी तरह से रिलीजन को पॉलिटिकल पावर मिल जाए। इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब, यही नारे ना, सही है। What they want an Islamic revolution all around the world and all their society. अच्छा, मजे की बात बताऊं, बड़ी तफरी वाली बात बताता हूँ। इस सेकुलराइजेशन का फायदा जितना मुसलमानों ने उठाया ना, उतना दुनिया की किसी रिलीजन ने नहीं उठाया। अब सुन तो लो, अब सुन तो लो, मुसलमान दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपनी मुल्क के अलावा दुनिया में हर जगह सेकुलराइजेशन चाहती है। सही है, क्यों? अपने मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम लाना है, दूसरे के मुल्क में उनको क्या चाहिए, सेकुलराइजेशन। क्यों? अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। उनको इसलिए चाहिए क्योंकि जब ये सेकुलराइजेशन आती है, तो वहां पर उनको क्या करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं अपनी। अगर मुझे बताओ यूरोप के अंदर सेकुलराइजेशन ना हो तो वहां पे मस्जिद बन सकती है? अगर यूएसए के अंदर सेकुलराइजेशन ना हो तो मस्जिद बन सकती है? नहीं बन सकती। तो दे गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दिस इज द बिटर रियलिटी। भाई पाकिस्तानियों क्या चाहिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इस्लामी निजाम चाहिए, इंडिया में सेकुलराइजेशन चाहिए। रोते रहते हैं कि भाई वो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी ने वहां पे हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही है। अबे भाई तुम भी तो फिर सेकुलराइजेशन को प्रमोट करो ना। सही। अब देखो होता क्या है, जब दुनिया के एक सोसाइटी नॉन सेकुलर होती है, यानी कि वो रिलीजन की तरफ अपना बेंट शो करती है, सही है, तो होता क्या है, उस सोसाइटी के अंदर उस रिलीजन के अलावा किसी और का जीना दुभर हो जाता है।
उसके आइडियाज, उसकी वैल्यूज सिर्फ उसी रिलीजन के हवाले से या उसी व्यूज के हवाले से प्रमोटेड होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया शेख अब्दुल वहाब के आइडियाज को प्रमोट करता है, जिसको हम वहाबी सेक्ट कहते हैं। अब वहां पर शियाज का रहना बड़ा मुश्किल है, अपनी एक्टिविटीज को करना बड़ा डिफिकल्ट है। वहां पर किसी और सेक्ट का, जो आप कह सकते हैं बरेलवी सेक्ट है, वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वहां पे जो सूफीज्म है वो प्रमोट नहीं कर सकते आप। अबे दुबई नहीं, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया किंगडम हाय ज्यादा हो। हाँ एग्जैक्टली, वो ये फंडामेंटलिज्म है ना, मैं अभी एग्जांपल दूंगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब क्या है कि भाई दुनिया के अंदर सेकुलर मूवमेंट बिल्ड होती है जो कहती है कि भाई रिलीजन एंड स्टेट शुड बी डिफरेंट, रिलीजन एंड स्टेट शुड बी डिफरेंट। उस दौर के अंदर भी जो इंटेलेक्चुअल से, जो कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका कोशिश यही थी कि ये चीज प्रमोट ना होने पाए। जैसे इकबाल, अल्लामा इकबाल एक कंजर्वेटिव शायर है, ऐसा ही कंजर्वेटिव है ना, खुद पार्टी प्रॉपर करते थे भाई वो, उनकी हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, वो बाल की नहीं है यार, क्या कौन सी वाली शराबे कौन सा पिलास आप किया। हाँ हाँ, शराबे कौन सा पिलास आप वही नाम हमारे नहीं 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 भाई, उसका समझ नहीं, मैंने बताया। अरे सबर, हाँ वो थे लेकिन आइडियाज कंजर्वेटिव थे भाई, उनकी शायरी के आइडियाज कंजर्वेटिव। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन क्यों ले। तो लेकिन भाई फुल पार्टी थे भाई, वो टेंशन नहीं थी भाई, गर्लफ्रेंड वगैरह प्रॉपर थी, सीन ऑन था वैसा सही है। जर्मन जर्मन ठीक है। तो अब होता क्या था कि लेकिन अब वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इसका मतलब जुल्म, ऑपरेशन। उन कंजर्वेटिव्स के नजदीक रिलीजन जो है ऑपरेशन से रोकता है, समझ रहे, यानी कि उनके नजदीक रिलीजन का सोसाइटी में रहना बहुत ही जरूरी है। वो उनको लग रहा है कि रिलीजन इज अ सपोर्टिंग फोर्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। नो, टू नहीं, यहाँ पे वो मार्क्सिज्म आ जाएगा ना, जरा सबर तो करो। मैंने क्या कहा, जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, चंगेजी का मतलब है ऑपरेशन, ऑपरेशन किसके होगा, प्रोलेटारिएट के ऊपर होगा। तो कंजर्वेटिव्स को लगता है कि रिलीजन जो है वो ऑपरेशन से रोकता है स्टेटस को के, किसको, प्रोलेटारिएट पे होने वाले, यानी कि जुल्म से रोकने के लिए रिलीजन का होना बहुत जरूरी है। अब वो ला रहा है नहीं ला रहा, वो बात की बात है, लेकिन उनको, हाँ वो अलग डिबेट है। लेकिन बात क्या है कि कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं दुनिया भर के कि भाई रिलीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रिलीजन होता है तो नो वन कैन क्वेश्चन देयर पोजीशन, नो वन कैन क्वेश्चन देयर पोजीशन, बिकॉज इफ यू आर चैलेंजिंग देम यू आर चैलेंजिंग द रिलीजन। तुम मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोलो, तुम पे एंटायर रिलीजन होने के पते लग जाएंगे। बोलते हैं बोलो जरा सा उनको, भाई तुम काफी जन्नत जहन्नम में जाएगा, मौलाना को गलत बोलता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहा यार, डैम श्योर भाई, वहां की पॉपुलैरिटी है ना, क्या करें। सही है। अच्छा देखो, हर अब सोसाइटी की अपनी अप्रोच है। अच्छा अब भाई बाद में आएंगे, लड़ेंगे बाद में। अपने आप को तो रेशनल रखो ना, भी पढ़ा। अरे सही है, बस अब मैं अगर कोई मौलवी देखेगा बोलेगा तुम उनके खिलाफ फेवर में बोल रहे हो, ठीक है, कोई किसी में खुश नहीं है। बी रैशनल, रैशनल का मतलब है बीच में रहो, ठीक है, डोंट बी रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड बजी रही है कि रिकॉर्डिंग आके पीछे जाएगी तो मसला होगा, ठीक है। अच्छा, तो समझने वाली बात क्या है कि 1760 के बाद से, पर्टिकुलर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780 के बाद, 89 के बाद जो होता है, वो क्या डिफाइन करता है कि सेकुलर, यानी कि रिलीजन एंड स्टेट शुड बी डिफरेंट। यूरोप ने ये बात को एनालाइज कर लिया, ब्रिटेन ने इस बात को एनालाइज कर लिया, ठीक है। अमेरिकन ने भी लेटर ऑन इस बात को एनालाइज कर लिया कि भाई रिलीजन का स्टेट अफेयर्स में कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, जब रिलीजन का स्टेट अफेयर्स में ताल्लुक नहीं होगा, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात,
कोई भी चीज अगर स्टेट इंडोर्स करती है, ठीक है, तो वो बहुत पावरफुल तरीके से सोसाइटी में इन हो जाती है। हाँ, प्रमोट कर रही है। अब भाई लेट्स सपोज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पाकिस्तान में बैन है, हाँ, कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज, अगर रिलीजन, स्टेट कहे कि मेरा रिलीजन से कोई ताल्लुक, मैंने हाथ ऊपर कर दिया, तो अब हुआ क्या कि लोगों का रिलीजियस डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, है राइट? लोग भी रिलीजन को मानना कम कर देंगे। अब यहाँ पर सेक्युलरिज्म की दूसरी डेफिनेशन आती है कि सेक्युलरिज्म रेफर्स द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियोसिटी, डिक्लाइन ऑफ, समझ में आई? ऑनलाइन समझ में आई बात? इंडिया में जो स्टेट है डिस्कनेक्टेड उसने हाथ मिलाया और बहुत है। हाँ, इंडिया में अभी जो कंसर्निंग पार्टी है वो तो रिलीजियस है ना काफी, लोगों के लिए मतलब शराब नाम अच्छा अबे है भाई, सुन ले यार, है ना, वो पीते नहीं है, वो पीते नहीं, बोलना भी नहीं। अच्छा देखो, वो जो है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो है तो उनके आइडियाज को प्रो हिंदू है, बट द प्रॉब्लम इज, सीन है ना समझने वाला, वो सीन क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है ना मेरी जान, तो कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता इतनी आसानी से। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही उसी टाइम पे था जब टाइम पे फुल टाइम भुट्टो साहब अंडर प्रेशर था मौजूद। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भाई, हम असल में बड़ी बला के कंफ्यूज लोग ऐसा है। हाँ भाई, इसकी वजह है ना, हम सेकुलर क्यों नहीं बन सके, इसकी वजह ये थी, बहुत सिंपल, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि, अब इसकी बड़ी मैं आपको मजे मजे की बात है, बात ये कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे ये हो, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ही सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे अपने दौर में, वो सारे एलीट थे। नहीं, वो सारे एलीट थे ना, उनका कोई ताल्लुक नहीं था लोगों के साथ। कांग्रेस के जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स, सही है। तो हुआ क्या कि उनके लिए बड़ा आसान रहा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप देखो ना, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के स्ट्रॉन्ग थे, कोई कोप नहीं हुआ आज तक, इंडिया के अंदर कोई जनरल नहीं आया। हमारे यहाँ पता नहीं हर 4-5 साल बाद कोई आ जाता है, नहीं आ रहा तो किसी को अपनी डमी लगा के बैठे छोड़ देता है, बिकॉज आपके पॉलिटिकल लीडर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो अपना रूल कर डेवलप कर पाते। ऐसा नहीं होता। अब भाई समझो, सोसाइटी के दो सुतून है, पॉलिटिक्स एंड फौज, सही है, मिलिट्री, ठीक है। मेरी जान, इंडिया के पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग था मिलिट्री से, आपके दो, अब यहाँ पे समझ आई बात। तो उन्होंने पॉलिटिकल सिविल लीडरशिप में उनको कंट्रोल कर लिया। आज भी इंडियन जनरल की डिफेंस मिनिस्टर से बैंड बजती है, सही है, सिस्टम बिल्ड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हो गया जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी को प्रमोट करता है, ऐसा ही है। अब हुआ क्या, आपके वाले थे ही हल्के, जब आपके वाले हल्के ही थे तो हल्का उन्होंने झटके मारे, ये बैठ गए। तो हुआ ये कि एक्चुअली उसके अंदर देखो, बात पता है क्या है, एक चौकीदार है ना, दो चौकीदार है ना, दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, लेकिन एक जगह पे अगर आप हल्के हो तो जाहिर है वो आपकी जगह पे कब्जा कर सकते हैं, दूसरी जगह पे अगर आप स्ट्रांग हो तो आपकी जगह पे कब्जा नहीं कर सकते। तो यही हुआ, यानी कि आप सोचो ना, एक दौर के अंदर पाकिस्तान में 3-3 महीने में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, 3-3 महीने में, मोहम्मद अली बोगरा, ये वो, यानी कि भाई वो बैठ सेट ही नहीं होने देते थे किसी को। बड़ी खतरनाक बात है, मुझे लीगो से वैसे भी डर लगता है, बहुत अच्छे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदा, ठीक है। लेकिन ये हकीकत है, सही है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अब हुआ क्या,
व्हाई दे चूज रिलीजन? बिकॉज रिलीजन के थ्रू उनको अपना कंट्रोल बिल्ड करना ज्यादा आसान है। दुनिया की सबसे, मैंने पढ़ाते हुए रिलीजन स्टार्ट करते हुए एक बात कही थी, दुनिया की बड़ी ही कोई पावरफुल चीज है रिलीजन। मैसेज है ना, डल द पेन ऑफ ऑपरेशन है। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि फिर लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते यार। सही है। अब जरा सा वापस आते हैं, यानी कि मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की। मैंने कहा सेकुलराइजेशन का मतलब है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजियस अफेयर्स। दूसरा है कि जब स्टेट हट गई वहां से तो डिक्लाइन ऑफ रिलीजियोसिटी शुरू होता है। डिक्लाइन ऑफ रिलीजियोसिटी, हाँ। अब रिलीजियोसिटी के जो डिक्लाइन होता है वो तीन तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन, आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन। आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन बोले तो कि लोगों का रिलीजन पर से यकीन उठ गया। भाई देखो बात सुनो, समझना, तुम बादशाह को देखते हो तो बोलते हो यही खुदा है मेरा। तुम सोचो ना थियोलॉजिकल का क्या लेवल होगा फिरौनों के दौर में कि बादशाह खुदा हो जाता था। अब क्या हुआ कि खुदा का कॉन्सेप्ट बादशाह से हट गया, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, खुदा पे क्वेश्चन होना, खुदा तो नजर ही नहीं आ रहा, द गॉड इज डेड। ठीक है, जो इथीस्ट अप्रोच बिल्ड होती है, इसीलिए कहा जाता है इथीज्म सबसे ज्यादा डेवलप हुआ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ, रैशनल अप्रोचेस के साथ बिल्ड हुआ, कि लोगों ने खुदा की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा लिया। बादशाह के टाइम पे जब सेक्युलरिज्म आया, बादशाह को बोलते थे उसका बादशाह का स्टेटस था वो से, हाँ सेटल कर दिया, तुम सही हो। हाँ एग्जैक्टली। अब हुआ क्या, जब इस पूरी कहानी के अंदर जब आपकी सिलसिला आगे बढ़ता है तो रिलीजन की जो वो इम्पोर्टेंस थी, जब स्टेट्स और रिलीजन के रास्ते अलग अलग हुए सेकुलराइजेशन की वजह से, तो हुआ क्या, अब बादशाहत जो थी वो रिलीजन से हट गई, तो लोगों का रिलीजियस डिक्लाइन शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन हुआ, लोग रिलीजियस बिलीफ से ही हटना शुरू हो गए, लोगों ने खुदा की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया कि भाई खुदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ठीक है, फिर दूसरा जो रिलीजियस डिक्लाइन होता है वो होता है प्रैक्टिकल डिक्लाइन, यानी कि प्रैक्टिसेस में डिक्लाइन होना शुरू होता है। सही है, पहले दौर के अंदर जो आपकी मस्जिद हुआ करती थी या चर्च हुआ करता था वो, हाँ पहले दौर में थियोलॉजिकल एरा के अंदर जब चर्च या मस्जिद जो हुआ करती थी वो एक्चुअली पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखती थी। अब जो कैलिफ होता था वो नमाज पढ़ाता था। सही है, व्हाट इट शोज कि भाई दुनिया के अंदर जब इस, तो अब लोग क्या हुआ, पहले लोग पॉलिटिकल रीजनिंग की वजह से भी रिलीजन मस्जिद जाया करते हैं, चर्च जाया करते हैं, प्रैक्टिस को फॉलो किया करते थे। अब जब वो रीजनिंग ही बाकी नहीं रही रिलीजन की, तो अब क्या हुआ, लोगों ने कहा ठीक हो गया भाई, लोगों ने प्रैक्टिकल डिक्लाइन भी शुरू हो गया लोगों। ठीक है, अब जब आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन भी होगा, प्रैक्टिकल डिक्लाइन भी होगा, तो रिलीजन का ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन भी शुरू हो गया। रिलीजन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। तो यहाँ से समझ आई बात। तो अब क्या हुआ, तो रिलीजन का ओवरऑल डिक्लाइन शुरू हो गया, तो लोगों ने कहा दिस इज सेकुलराइजेशन। जानिए वो फंक्शनलिज्म की थ्योरी थी ना, ये पोस्ट मॉडर्निटी की थ्योरी है, बड़ी बड़ी कहानियां। ठीक है, तो लोगों ने रिलीजन को क्वेश्चन किया और ऑटोमेटिकली रिलीजन का डिक्लाइन डेवलप हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल डिक्लाइन भी हुआ, आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन भी हुआ और ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन भी बिल्ड हो गया। यहाँ तो समझ में आती है बात। ऑनलाइन यहाँ था, किसी को कोई सवाल